नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज है सारा आकाश का मैंने तो 1 से 6 तक अध्याय तो डाल दिया था। आज पढ़ूंगी मैं 7 और 8। 7 भी देख रही हूँ काफ़ी लंबा है, तो जितना हो सकेगा मैं कवर करने का कोशिश करूँगी। ठीक है, तो और सारा आकाश का सारांश, प्रश्न उत्तर और जो अन्य अपलोडेड वीडियो हैं उनकी एक प्लेलिस्ट है सारा आकाश के नाम से, जिसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगी। आप वहां जाकर के सारा आकाश के सारे प्रश्न उत्तर, सारांश, चरित्र चित्रण और अन्य अपलोडेड वीडियो देख सकते हैं, सुन सकते हैं। और इसके साथ ही मेरा एक नया व्लॉग का चैनल है, इंडियन यूट्यूबर सुनीता के किस्से कहानियाँ। आप वहाँ जाकर के मेरे व्लॉग देख सकते हैं और उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं सारा आकाश भाग 7। मुझे अगले रोज अपने आप ही ऐसी प्रसन्नता अनुभव हो रही थी कि मानो ना जाने कब कब के पुण्य प्रताप से किसी भारी दुर्घटना से बाल बाल बच निकला हूँ, या मुझसे कोई भयानक अपराध होते होते रह गया है। रह रहकर अपने को धन्य मानता कि जरा से भावावेश में कितनी भारी गलती से संयोगवश बच गया। कुछ देवी की कृपा ही हो गई, वरना रह ही क्या गया था। अब यही सही, इन श्रीमती जी को ही देखना है। जब जब प्रभा की बात को याद करता, अपने आप दांत भिंच जाते और हर बार इस तरह विस्मय से दोहराता मानो पहली बार ये सत्य मेरे सामने प्रकट हो रहा है। इतना दर्प। खाना देते समय भाभी से बोर्ड के इम्तिहान का नाम क्या ले लिया, उसी पर था ना। अच्छी बात है। कल की सारी बातें आज इस तरह लग रही थी जैसे सपने में मैं मरता मरता बचा हूं, और अभी तक आशंका से दिल धक धक कर रहा है। खाना खाते समय भाभी से बोला, भाभी तो मुझे पास होने देना चाहती हो या नहीं? भाभी ने फूली हुई रोटी चिमटे से बाहर निकाली और उसे जोर से चकले पर पटककर भाप निकलते देखती रही। मेरी बात से चौंक कर मुझे देखा। क्या? मैंने क्या किया लाला? बस जब तुम करो तभी कुछ होता है। आखिर तुम लोगों ने सोचा क्या है? कुछ ठीक से बताओ तो जवाब भी दूं, पहेलियां तो मत बुझाओ। भाभी ने परात की घुते हुए आटे की से एक लोई तोड़ते हुए सिर झुकाकर कहा। वह शायद समझ गई कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। अरे कहूँ क्या, जैसे तुम जानती ही नहीं। मैंने पहले ही कहा था कि मुझे इस तरह चक्कर में मत फंसाओ मत फंसाओ, लेकिन वहां तो धुन लगी थी। अब फेल हो जाऊं तो यूं रोना कि आजकल के लड़के ऐसे हैं वैसे हैं, जरा पढ़ लिख सकें इसके लिए तो अलग कोठरी साफ की। अब उसमें भी इसको सारी दुनिया को ठूस दोगी तो वहां कोई पढ़ेगा कैसे? 3 महीने की ही तो बात है, सो तुमसे रुका नहीं गया। मैंने तेजी से कहा। ध्यान था कि कहीं ना कहीं इधर उधर वह होगी। उस समय तो यह ख्याल नहीं किया, लेकिन बाद में यही सोच सोचकर संतोष करता रहा कि मैंने रात की बात का अच्छा जवाब दिया। रुकने की बात तो यह है लाला जी, भाभी ने बड़े बूढ़ों के ढंग से कहा। हमारे बस की तो बात हो तो हमारे लिए क्या तुमसे ज्यादा कोई दूसरा हो जाएगा? जिसमें तुम्हें सुख ना मिले हम वह काम करते ही क्यों? पर अब मेरी हालत तो तुम देख ही रहे हो, जितने दिन निकल रहे हैं वही है। फिर स्कूल कॉलेज के लिए जाने को तुम्हें ही देर होगी। अब कम से कम मुन्नी बीबी के साथ यह काम तो संभल जाएगा, और तो कुछ उम्मीद महारानी जी से है नहीं। यह ठीक से कर दे तो प्रसाद बांटूंगी। मुझे तो दिखे है उसमें तो 20 बातें उठेंगी। फिर थोड़ी देर चुपचाप रोटी बेलती रही। देखें कैसा करके खिलाती है। जो तुमने बताया यह तो सभी का काम है ना, फिर मैं ही क्यों इसमें पिसूं? इसमें मेरी पढ़ाई का ही तो नुकसान ज्यादा है। भौहें चढ़ाकर मैं बोला। अम्मा जी भी कोई ज्यादा खुश थोड़े ही हैं। वहां जैसी जैसी बातें जाकर इसने लगाई हैं सब अमर लाला जी ने आकर बताई। रुपए के भूखे हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। बोलो, अब तो यह तुम्हारा घर है ना, इसके बारे में ये सारी बातें उड़ाओगी तो बदनामी किसकी होगी? और रुपए के भूखे तो सभी हैं, कौन नहीं? तुम्हारे बाप नहीं है? तुम तो उनकी अकेली लाडली हो, सो भी तो ठीक से लिया दिया नहीं गया। आग लगे ऐसे रुपए को। अरे हाँ, कोई छाती पे रख के तो ले नहीं जावे है भैया। जाना तो सभी को खाली हाथ है। शादी ब्याह में आदमी दिल खोल के खर्चा ना करे है तो किस काम का रुपया मरा? यही तो 2-4 मौके होवे हैं। इन 2-4 मौकों की बात कहकर भाभी सहसा चुप हो गई। मैं समझ गया चर्चा थी, अगर उनके लड़का हुआ तो घर में छूचक में क्या आएगा, इसलिए भाभी इस बात से कतराती थी। वे व्यस्त होकर रोटी बेलती रही, लोई बनाती रही और मैं खाने में लगा रहा। स्त्रियों की इन बातों में मुझे शुरू से ही दिलचस्पी नहीं रही। रुककर बोला, भाभी यह सब तो ठीक है, लेकिन यह बताओ मैं क्या करूं? लो लाला जी तुम ही बताओ, दूसरी कौन सी जगह तुम्हें दिखाई दे रही है? यही गिनी चुनी 2 कुठड़ियां हैं।
सो मेरी तरफ से भाड़ में जाओ, चूल्हे में निकलो बाबा, मेरा पीछा छोड़ो, मुझे पढ़ लेने दो। मैं झुंझला उठा। ना लाला जी, कैसी बातें करते हो? भाभी ने सहानुभूति से कहा। दूसरी बार बहू आई है, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? कोई पहली बार आई या दूसरी बार? जब मुझे उससे कुछ लेना देना ही नहीं तो मैं क्यों सिर दर्द लूं? हाय लाला जी, इतनी जोर से मत बोलो, हाल ही में तो मुन्नी बीबी कहने लगेंगी कि मैं तुम्हारे कान भर रही हूँ। भाभी चुप रही, फिर नरमी से अपनापे भरे स्वर में बोली, तुम मुझसे इतने नाराज क्यों? बताऊं? मैं बिना हिचक से बोला। पहली बात तो यह है कि मुझे शादी अभी करनी थी नहीं, जबरदस्ती मेरे गले में यह पत्थर लटका दिया गया, और फिर मुझे उसकी सूरत से नफरत है। अब यह भी कोई जबरदस्ती है कि दूसरों के कहने से मैं उसे पसंद भी करूं? तुमसे जो बन पड़ रहा है वह तुमने कर लिया, आगे मेरी सारी बातों पर का तुमने ठेका तो लिया नहीं है। पता नहीं तुम्हें क्यों पसंद नहीं है। मुन्नी बीबी अम्मा जी तो यूं भले ही नाराज हो, लेकिन कहती रही हैं कि घर में ऐसी सुंदर बहू नहीं आई है। अरे नहीं आई होगी, मुझे तो ऐसी कोई खास नहीं लगती, मैंने सोचते हुए अनमने भाव से कहा। बाप तो कहता था कि मैंने पढ़ाई में 20,000 रुपये खर्च किए, बाजा सिखाया, गाना सिखाया, अच्छी से अच्छी सिलाई कढ़ाई सिखाई, रुपया नगद नहीं दे सका तो क्या हुआ? जब देखें यहाँ कौन से दफ्तर उलटती है। फिर परिहास से कहा, ना हो तो एक ड्यूटी लगा दो, सुबह जैसे ही उठो तो हारमोनियम पर गाना गाए, अरे जागो मोहन प्यारे, और अपनी ही बात पर वे देर तक हंसती रही। गिलास का बाकी सारा पानी एक ही घूंट में पीते हुए मैंने कहा, मजाक मत करो, तुम्हारे हाथ जोड़े, हमें थोड़ा सा पढ़ लेने दो। अब लाला जी अम्मा जी से कहूँगी तो मुझे कोई और जगह दिखाई नहीं दे रही। अम्मा जी से कहो या भैया जी से, मुझे शांति चाहिए। किताबें लेकर कॉलेज चलते हुए एक बात मन में उठी, सब लोग प्रभा को सुंदर बताते हैं, एक बार सूरत तो अच्छी तरह देख ही लेनी चाहिए। पर तभी जैसे किसी ने कहा, नहीं नहीं कभी नहीं, मुझे ऐसी किसी कमजोरी को दिल में जगह नहीं देनी चाहिए। एक बार जरा सा मन ढीला पड़ा नहीं कि जाने कहाँ ले जाकर पटके। सारा दिन यही भाव मन में छाया रहा कि चलो अच्छा ही हुआ व्यर्थ की मुसीबत से पीछा छूटा, नहीं तो सारे समय जान को बेकार एक आफत और लगी रहती। अब निश्चिंत होकर अपनी पढ़ाई कर सकूंगा। यही तो मेरे आत्मनिर्माण के दिन हैं। दुनिया में कौन किसके लिए मरा है, सब अपना अपना रास्ता देखते हैं। फिर मुझे तो हर पल यही याद रखना होगा कि मेरा रास्ता साधारण लोगों का रास्ता नहीं है। मेरा रास्ता कुछ बनने और कुछ करने का रास्ता है। सब कुछ भूलकर खूब पढ़ूंगा, खूब मेहनत करूंगा, मेरी तरफ से चाहे सारी दुनिया भाड़ में जाए। आज दिन भर तबीयत खुश ही रही, लेकिन भीतर ही भीतर कुछ कुलबुलातर आई है, उपेक्षा। उपेक्षा तो मैंने आज तक किसी की भी नहीं सही है। रात वह मेरी कोठरी में नहीं सोई, पता नहीं मुन्नी के पास या भाभी के यहाँ कहीं रही हो, मैंने देखा नहीं। मुन्नी की तटस्थता और अम्मा की चुप्पी वास्तव में मुझे आश्चर्य में डाल रही थी। तब भी मुझे ऐसा महसूस होता जैसे मुन्नी की सहानुभूति प्रभा की ओर है। मुन्नी के साथ ही सोई होगी, मेरी तरफ से कहीं सोई। देर तक मैं उसे कोई ना कोई सबक सिखाने के रास्ते सोचता रहा। मैं उसकी स्पष्ट उपेक्षा और अपमान तक कर डालने के सुयोग को छोड़ने को जरा भी तैयार नहीं था। सोचकर लगा कि उसके प्रति लापरवाही और उदासीनता का रवैया रखना गलत होगा। उसे क्या पता चलेगा कि किस गलती की सजा मिल रही है। मुझे तो अब इसमें दंभ को ही देखना है। और लगा जैसे मैं ताल ठोककर मैदान में आ गया। मैंने नहा धोकर भाभी से कहा, भाभी अब तुम क्यों व्यर्थ में पिसती हो? यह समय आराम करने का है। आखिर मुन्नी या घर में और लोग हैं तो तुम सिर्फ अकेली क्यों रह गई हो? अगर सबको खाने का हक है तो काम करने के लिए क्या बाहर से आदमी बुलाए जाएंगे? मैंने देखा रात के झूठे बर्तनों के ढेर के पास बैठी प्रभा एक एक बर्तन मांज रही है। छूती तो इस तरह जैसे बर्तन गर्म हो। मन ही मन क्रूर संतोष से हंसा। इकलौती बेटी, उसने इन बर्तनों को छुआ ही क्यों होगा? अब आया ना मजा। और इसके बाद सारे घर का दोनों वक्त का खाना उसे ही बनाने को दे दिया गया। भाभी तो इसी की राह देख रही थी। मुन्नी ने इधर उधर का काम 2-1 दिन करवाया, फिर कटने लगी। असल में अकेले बैठकर रोना और सोचना ही उसे अच्छा लगता था। यूं जबानी हमदर्दी तो हमेशा ही प्रभा के साथ रखती थी। रोटी या खाने की कोई शिकायत करता तो वह प्रभा का पक्ष लेकर कहती, दिन भर तो रोटी बनाने में चला जाता है, आखिर आदमी की जान है या नहीं, ऊपर से मीन मेख निकालने वाले 100। मेरी तो एक आध बार उसे झड़प भी हो गई। मैंने तो कह दिया, ऐसा ही है तो तू भी साथ साथ सारे काम क्यों नहीं करवाती? भाभी लल्ला होगा तो सारे कपड़े ले लूंगी, फिर तुम इधर उधर टालो। हाँ पहले से बात तय है। मैं उधर से गुजरा तो मुन्नी कह रही थी, फिर मुझे देखकर बोली, हमने भाभी से शर्त बदी है। मुझे देखकर भाभी लाल हो गई शर्म से। उनका सारा चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन अजब गंभीर सौंदर्य आ गया था। भाभी मुझे इतनी अच्छी कभी नहीं लगी। वे हाथ पे से परे धकेलकर शर्माने का नाट्य करती है। हटो जी बीबी जी, तुम्हें हर वक्त ऐसी ही बातें रहती हैं, मर्दों के सामने ये सब नहीं करते, अब तो समझो।
अजब वातावरण था घर का। भंगिन ने धोती ब्लाउज पहले ही अपनी तरफ से लेने की घोषणा कर दी थी। जो भी आता इसी बारे में बातें करता। यूं सभी चाहते थे कि लड़का हो और शायद इसलिए सारे समय लड़के की ही बातें करते। लेकिन भाभी अम्मा से इस बारे में बात करो तो मानो इस मधुर कल्पना को कहीं नजर न लग जाए, इसलिए जानबूझकर झुठलाती। कहा करती, अरे वह तो भगवान के हाथ की बात है, अगर लड़की हुई तो क्या कोई रोक लेगा। मानो लड़की होने की बात कहकर अपनी ही इस आशंका से अपने को अभ्यस्त करना चाहती हूँ कि उस समय बहुत कष्ट ना हो। 16 आने वैसे विश्वास उन्हें लड़का ही होने का था। घर में पहला पोता होगा, इससे खुश तो अम्मा और बाबूजी सभी थे। लेकिन उसके खर्चे की जब कल्पना करते तो यही कहते भगवान जाने क्या होगा, क्योंकि उस हालत में दुनिया भर के खर्चे होंगे, एक बड़ी सी दावत देनी पड़ेगी। सो लड़का लड़की के विश्वास अविश्वास में दिन गुजर रहे थे। ढीले ढाले कपड़े पहने भाभी कम से कम चलती फिरती और जाने क्या क्या सोचकर खूब मुस्कुराया करती। और आखिर एक रात को 12 बजे खूब भागदौड़ के बाद भाई साहब एक पुत्री के पिता बन गए। अम्मा ने माथे पर हाथ रखा। लो जी, घर में पहली भवानी हो आई। लगा जैसे उस प्रत्याशित प्रसन्नता को पाला मार गया हो, लेकिन सभी खुश होने की कोशिश कर रहे हों। दाई को जाने क्या मिलने की उम्मीद थी कि उसका मुंह उतर गया। नर्स गंभीरता से बच्चे को नहलाती धुलाती रही। नर्स को बुलाना पड़ा था क्योंकि दाई को केस गंभीर होता नजर आया। सारे कमरे से कार्बोलिक की गंध निकल रही थी। उस रात सारे घर में खूब भाग दौड़ रही। कभी पानी गर्म, कभी यहला, कभी वहला। हम सब लोग जागे। पता नहीं भाभी को कैसा लगा, लेकिन भाभी ने निश्चय ही प्रसन्नता की दबी सांस छोड़ी। तात्कालिक खर्चा बचा। अब कोई कहेगा तो कह देंगे लड़की होने पर कोई मिठाई दावत मांगता होगा। ऊपर से कहा, लो पहले डिग्री आ गई घर में। मुन्नी ने चढ़ाया, अब तो मुंह मीठा करा दो, सबसे बड़े चाचा बने हो। पता नहीं चाचा बनने की खुशी मुझे हुई या नहीं, लेकिन यही सोच सोचकर बड़ा आनंद आता रहा कि चलो अब घर में खूब काम बढ़ा। करने वाला प्रभा के सिवा है ही कौन। अब एक आदमी भाभी की सेवा करने को अलग चाहिए। अम्मा तो अपनी आयु और बीमारी के कारण किसी लायक है नहीं। झोली में हाथ डालकर माला जपते हुए मुन्नी से सारे घर की खोज खबर रखना उनका काम है, या फिर नाइन को आदेश देती रहती हैं। भाभी का ऊपर का काम करने के लिए 5-7 दिन नाइन रहेगी। पहले तो रात का खाना बनाकर भाभी ही उनके पांव दबाया करती थी और तब सारे घर की रिपोर्ट ली जाती, रामायण खुलती। लेकिन अम्मा और बाबूजी तो लड़की के हाथ का बना खाना खा नहीं सकते, सो वह काम भी प्रभा को करना ही है। प्रभा सुबह ना जाने कब उठकर भाभी के लिए हरीरा इत्यादि बनाना शुरू कर देती। सुबह 6 बजे तक प्रायः उनके सारे काम पूरे हो जाते। फिर रात के बर्तन इत्यादि साफ होते, चौका धुलता और नहा धोकर जल्दी ही रसोई में घुस जाती कि कहीं कॉलेज जाने वालों को देर ना हो जाए या भैया बिना खाए ना चले जाए। 12 बजे तक खाना बन पाता, फिर जल्दी से चौका बर्तन का काम निपटा डालती। 1-8 घंटे दाल या गेहूं बिनना या अमर और कुंवर के कपड़ों को भाभी के पास बैठकर सीना रफू करना होता। नामकरण के दिन कम से कम 30-40 आदमियों का खाना होगा ही। सत्यनारायण की कथा होगी, उसके लिए मसाले दालें तैयार होती। सांझ को 3 से ही फिर चूल्हे में धुआं उठने लगता और पल्ले से आंखें पहुंचती। वह झुक झुक कर लकड़ियों के फूंक मारती रहती। सारा चेहरा लाल रहता। रात के 8-9 तक यही क्रम चलता। फिर भाभी के आवश्यक कार्य होते। अक्सर जब मैं दिवाकर के यहाँ से लौटकर देर से आता, उस समय वह अम्मा के पायताने बैठकर उनके पांव दबाती दिखती। शायद इसी सब में रात के 11:30 या 12 बज जाते। सबसे ज़्यादा आश्चर्य मुझे होता यह देखकर कि वह सब कुछ ऐसी आसानी और चुपचाप करती चली जाती है मानो मशीन हो और उसे यह सब करने में कोई कष्ट ना होता हो। हर नए काम को ऐसी स्वाभाविकता से ग्रहण करती चली जाती कि लगता ही नहीं था कि उसे करने में कहीं भी अनिच्छा या लेश का थकान है। और मैं इसी पर खींच उठता। उसके व्यवहार में कहीं अनिच्छा थकान दिखे तो मैं अपने को उसके कष्ट से आनंदित कर सकूं। मन में कहूं, अरे अब कहो बच्ची कैसा लग रहा है। हाँ, शुरू में जब तब सिर झुकाए रही तब किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, पर धीरे धीरे एक चीज लोगों के सामने स्पष्ट होने लगी कि प्रभा पर्दा नहीं करती। बाबूजी यूं तो हमेशा ही खांसकर भीतर जाते थे। एक आध बार प्रभा को मुंह उघाड़े देखा तो समझे शायद उसने को आने का पता नहीं लगा, मगर जैसे ही उनकी समझ में आया कि प्रभा केवल घूम जाती है, प्रभा पर्दा नहीं करती, तो उन्हें जाने किस बात पर अम्मा से कहा, फिर बेटी और बहू में फर्क ही क्या रह गया। बेटी भी मुंह उघाड़े मुंह खोले बिखारे फिरती रहती है और बहू को भी चिंता नहीं कि पल्ला किधर जा रहा है। और इस पर शुरू हुआ हंगामा। भाभी ने ताने कसे तो कसे ही। अम्मा ने भी माला के दाने गिनना छोड़कर झुंझला झुंझला कर कहा, बहू तुम्हारे यहाँ पर्दे का कायदा है या नहीं? ना सही, लेकिन इस घर की रीत तो रखो, और तुम हमसे ना करो तो मत करो, लेकिन बड़ों से कुछ हया शर्म तो होनी चाहिए। ऐसा भी क्या अंधेर ना हमने देखा ना सुना, सारी बिरादरी में चर्चा है। जो देखे है सो हमारे कर्म में थूके।
अब दशठोन और दुनिया जहान के लोग आएंगे, क्या कहेंगे जाकर, भाई तुम्हारे यहाँ नंगे नाचे तो हमें क्या है। भैया ने एक आध बार मुझे भी डांटा। अरे क्यों रे समर, तू बहू को रोकता नहीं? देख अम्मा बाबूजी सभी इसका बुरा मानते हैं। कम से कम जब तक ये लोग हैं इनकी मान मर्यादा तो रखनी ही चाहिए। यूं हम भी नहीं करते हैं कि पर्दा करना कोई अच्छी बात है, मगर घर में चलता आया है। और तेरी बहू तो समझ में नहीं आता किस चीज की बनी है, सुनती ही नहीं। अम्मा इतनी डांटती फटकारती है लेकिन ध्यान ही नहीं देती कि कौन भौंक रहा है। यह बात सच भी थी, उसने कहा कुछ भी नहीं, लेकिन कभी इतने डांटने फटकारने के बावजूद पर्दा नहीं किया। वह जैसे इस बात को सुनती ही नहीं थी। अम्मा इसी बात से झुंझलाती और उनके कहने की कुछ प्रतिक्रिया दिखाई, लेकिन वह इस विषय पर जैसे एकदम पत्थर हो जाती। और अम्मा थी कि हर बार कहती, बहू ऐसी कैसी बेहयाई, माथे पर पल्ला ले लेने से तुम्हारा क्या जाता है? आज तक इस घर में घूंघट थोड़ी के ऊपर आया ही नहीं। सैद्धांतिक रूप से मैं पर्दे के खिलाफ हूँ। इतिहास का विद्यार्थी होने के नाते इन सब का कारण जानता हूँ कि मुसलमानों के आने के समय ही पर्दे का जोर बढ़ा है, लेकिन जब उसे व्यवहार में देखा तो धक्का लगा। प्रभा, अम्मा, बाबूजी सबके सामने मुंह खोले चली आ रही है। यह दृश्य अपने आप में बड़ा अजब और नया नया था। आखिर सास ससुर और बड़ों के प्रति आदर प्रकट करने का और क्या तरीका है? माना कि तुम सिर झुकाकर चलती हो, लेकिन केवल आंखें झुकाने और सिर नीचा कर लेने से तो आदर नहीं होता। मगर मैं उससे कहूँ तो कैसे? तो एक बार मुन्नी से जोर से कहा भी, मुन्नी तेरी यह भाभी बड़ी बदतमीज है। किसी ने आदर शिष्टाचार नहीं सिखाया, लेकिन उसने इस कान से सुनकर उस कान से निकाल दिया। घर में काफी हो हल्ला चुकने के बाद इस ओर से लोगों का समझौते का भाव धारण करना पड़ा। बस अब तो तभी ध्यान आता जब कोई नया आदमी आया हो। उस समय अम्मा कोशिश करती कि प्रभा इधर उधर ही रहे, क्योंकि उसके सामने कुछ कह भी नहीं सकती। पहले कुछ दिनों तो सभी प्रभा के इतना काम एक साथ संभाल लेने पर चकित थे, लेकिन अब उसके काम में मीन मेख निकालनी शुरू हो गई थी। मुन्नी भी अपनेपन से कहती थी, भाभी इतना घी मत लगाओ, बाद में फिर कमी पड़ेगी। इस नए प्राणी के आने से घर का आर्थिक ढांचा और भी अधिक चर बनाने लगा था। सिर पर हाथ फेरते बाबूजी अक्सर अम्मा की चारपाई के पास टहला करते। धीरज की माँ बड़ा खर्च होने लगा है, बेचारा धीरज भी क्या करे, करते करते तो मरा जाता है। उसका भी कसूर क्या है? कुनबा छोटा है। अब तो जैसे तैसे अमर इंटर पास करके कहीं लग लगा जाए तो बेचारे की सांस आए। उसे देखकर मेरा तो कलेजा मुंह को आता है। चिंता और काम के मारे सूख सूख कर पिंजर रह गया है। ना बोलता है, ना कहीं यार दोस्तों में आता जाता है, और आखिर शरीर भी कहाँ तक साथ दे। खेलने खाने के दिन तो सब सूखे चले जा रहे हैं। क्या जमाना आ गया। सोचा था कभी इस कमबख्त मुन्नी की अलग आफत है छाती पर। अब इसको जाना तो है ही। बिरादरी के बड़े लोगों से कुछ कह कराकर कराया तो है, थोड़ी उम्मीद भी लगती है, लेकिन लोगों के मुंह तो ऐसे फैले हैं कि सीधे सीधे कोई बात ही नहीं करता। हर आदमी बदले में कुछ चाहता है। प्रभा को देखकर खुद ही दूसरों की ओर मुड़ जाते और भरे गले में कहते हैं, बहू जरा हाथ साध कर काम किया कर बेटा। इस घर में बोरियों में रुपया भरा पड़ा रहता था, चार चार कनस्तर घी उठता था, लेकिन अब क्या रह गया है। और इस चिल्लपों के बावजूद मेरे सारे काम निर्बाध रूप से चलते रहे। मैं कॉलेज या थोड़ी देर के लिए कहीं बाहर जाता तो आकर देखता कि मेरी कोठरी एकदम साफ कर दी गई है, सारी बिखरी चीजें करीने से लगी है और लाल टेन चमचमा रही है। यह सब देखकर कहीं भीतर हल्का सा दर्द होता, मगर मैं उसे पढ़ाई की थकान समझ लेता। कभी कभी खुद में अपने ऊपर झुंझला उठता, क्या यह दिन रात प्रभा प्रभा कैसे खाती है, कहाँ रहती है, क्या करती है, कहीं जरा सा भी आराम तो नहीं करती। अच्छे खासे दाल साग में मौके बेमौके नमक मिर्च ज्यादा कम बताता रहता। जरूरत गैर जरूरत अम्मा मुन्नी या भाभी से उसे सुना सुनाकर तानेबाजी की बातें कहता, कटु कटाव करता। मतलब किसी ना किसी रूप में अपना ध्यान उसी और लगाता रहता, मानो रस कोई और काम मेरे लिए दुनिया में नहीं बचा। अरे भाई मुझे पढ़ना है, इतना मन उसमें क्यों नहीं लगता? अगर इस बार फेल हो गया तो दुनिया भर की बदनामी मिलेगी सो मिलेगी, आगे के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। जब मुझे उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देना तो लगातार उसे ही लेकर उधेड़बुन करते रहने में मतलब क्या है? जैसे हर समय उसके कार्यक्रम का लेखा जोखा रखना मेरा स्वभाव बन गया। मुझे उसे इतना महत्व देने की जरूरत ही क्या है? घर में बहुत से कुत्ते बिल्ली हैं, समझ लूंगी कि एक वह भी है। मैं अनेक बार निश्चय करता कि उसके बारे में कम से कम सोचूंगा, लेकिन किसी न किसी चीज के पीछे ख्याल उसी के पास जा पहुंचता। जैसे ही पाता कि गंदी बनियान अपने आप धुल गई है और उसे बाहर की रस्सी पर सूखते संध्या को देख गया था, लौटकर देखता कि तह की हुई करेने से रखी हुई है। बस पढ़ना लिखना अलग, और अब प्रभा की बात सोच रहे हैं। अब एक और परिवर्तन दिखाई दे रहा है। पहले जब भी कोई नया मुश्किल काम प्रभा के ऊपर आकर पड़ता तो यह सोचकर मुझे बड़ा हार्दिक संतोष होता कि चलो अब उसे कष्ट मिलेगा। मैं उत्सुकता से राह जोता कि देखे इसकी क्या प्रतिक्रिया होती है। अंतर मन में कहीं यह भी रहता कि देखा जाए इन अत्याचारों से परेशान होकर वह किस समय और कहाँ रोती है। उसे समय समय पकड़कर शर्मिंदा करने की ताक में रहता।
उस रात को या सुबह ठंड के मारे सारे शरीर में रोंगटे खड़े हो जाते तो ख्याल आता इस समय प्रभा को कैसा लग रहा होगा, बैठी बैठी बर्तन साफ कर रही होगी या चौका धो रही होगी। लेकिन इधर जब बिना प्रतिवाद या प्रतिक्रिया दिखाए वह सभी क्रामों को स्वाभाविकता से स्वीकार करती चली गई तो परिणाम के प्रति मेरी सारी उत्सुकता धीरे धीरे मरने लगी और उस पहली तृप्ति से स्थान पर एक विचित्र बेचैनी और विक्षोभ मन के भीतर मंडराने लगा। जैसे एक हथियार व्यर्थ जाने पर प्रश्न उठे कि अब क्या हो, अब आगे क्या किया जाए, आखिर यूं हार तो नहीं माननी। खाना खाते समय कभी कभी भाई साहब भी कहते, अरे बहू कभी मिनट 2 मिनट तक पास भी बैठ जाया करो, अकेली का मन कैसे लगता होगा, कभी किसी चीज की जरूरत ही पड़ जाएगी। ठीक है कि प्रभा प्रदा नहीं करती, लेकिन वह भाई साहब या बाबूजी से बोलती बिल्कुल नहीं थी, चुपचाप सिर झुकाए काम करती। दोपहर को वह नित्य भाभी के पास बैठती, इसलिए भाई साहब को बताने को उसके होठ फड़फड़ा कर रह जाते। सहसा फिर उठाकर देखती, मानो कुछ कहना चाहती हो, पर फिर सिर झुका लेती। नामकरण संस्कार का दिन था। संध्या को आया तो देखा घर में खूब हल्ला उल्ला मचा है। अम्मा बुरी तरह चिल्ला चिल्ला कर कह रही है, जब तक कुछ करे नहीं सिर पर चढ़ी चली आती है, दुनिया का सारा काम तुम्हारे ही मन से होगा, हम तो कुछ हैं ही नहीं, सब तो इतने बड़े मूर्ख हैं, सब ज्ञान तो तू ही एक घुट्टी पी कर आई है, सगुन साइद के दिन क्या धरा, क्या करके धरा है, बोलो हमें तो पता ही नहीं, और वहाँ इतना सब हो लिया। सब सहमे एक और खड़े थे। कोठरी में अपनी चारपाई पर पड़ी भाभी खूब फूट फूट कर रो रही थी। आग लगे ऐसी पढ़ाई में, अरे पढ़ाई अपने लिए की होगी, दूसरों की जाने के लिए की होगी, हाय राम पता नहीं अब क्या होने वाला है। मुन्नी एक और चुपचाप खड़ी थी। इतना तो समझ में आ गया कि कोई गंभीर बात होगी। डरी सहमी सी एक और खड़ी प्रभा को देखते ही कहा जा सकता था कि अपराध इसी ने किया है। कुछ दृढ़ बनने का प्रयत्न करके उसने भर्राए गले से कहा, अम्मा जी मुझे पता नहीं था, नहीं तो मैं कभी नहीं करती, मैंने समझा कोई सादा मिट्टी का ढेला है। सादा मिट्टी का ढेला तो है ही, अम्मा बिफर कर बोली। अरे हमारी पुरखा हमें जवाब दिए चली जा रही है, तूने समझा काहे को, तेरे तो हिये माथे की फूट गई थी ना, अंधी थी, दिखाई थोड़े ही दिया होगा कि उसमें कलावे भी बंधा था या नहीं। बात पर बात कहे चली जा रही है, और जो एक भी बात बिना जवाब दिए छोड़ी हो। अच्छी सीख सिखाई है तेरे माँ बाप ने बड़ों से जुबान लड़ाने की। एक तो तवा सा मुंह खोले चोलती फिरती है, कोई आए कोई जाए किसी की चिंता नहीं, ऊपर से कैंची के जैसी जबान चलती है। मेरी बेटी होती तो इतने जवाब पर तो जबान खींचकर जिंदा गाड़ देती। अम्मा की तेजी बेहद बढ़ गई। यहाँ तक कि जवाब देने की बात कहने के साथ ही उन्होंने अपने को अपमानित भी महसूस कर लिया और फौरन रोने लगी। मेरी समझ में मामला कुछ आया कुछ नहीं। फिर भी मुन्नी से तेज स्वर में कहा, मुन्नी क्या बात है। मेरे चढ़े तेवर देखकर मुन्नी ने कोई जवाब नहीं दिया। कुंवर ने बताया, सुबह पंडित जी ने जिन गणेश जी की पूजा की थी, भाभी ने उनसे झूठे बर्तन मांज लिए, साथ ही भाभी का रोना और भी बढ़ गया। बात उन्हें नए सिरे से याद आ गई। मेरा कलेजा धक रह गया। अम्मा की सिसकियां भी सुनाई दे रही थी। भाभी कह रही थी, कुछ हो गया तो इसका क्या जाएगा, यह तो अपने हाथ झड़कर अलग हो जाएगी। हे भगवान तू देखने वाला है, सबको समझना, दुनिया कुड़ कुड़ कर मरी जाती है। हाय राम। सांस खींची, जोर से दांत बीचे और मैं दंदनाता हुआ सीधा एकदम उसके सामने जा पहुंचा। आप पलक निगाहों से घूरता हुआ जैसे बिल्ली चूहे को झपट रही हो, दाहिना हाथ ढीला किया, एक बार तोला, फिर तड़ाक सारी शक्ति से पड़े तमाचे की 5 उंगलियां प्रभा के बाएं गाल पर उभर आई। वह एक और झोंका खाकर गिरते गिरते संभली और यूं ही दम से बैठ गई। मैंने कहा, निगोड़ी यहाँ रहना है तो ठीक से रहो, नहीं तो आगे जहाँ जगह दिखे वहीं चली जाओ, बड़ी नास्तिक की बच्ची बनी है। और मैं फुटबॉल का गोल कर आने वाले खिलाड़ी के अंदाज में से गर्दन टेढ़ी करके उसे घूरता घूरता फिर अपनी जगह जाकर खड़ा हो गया। सब एकदम स्तब्ध रह गए। अम्मा का सारा क्रोध, आंसू एक साथ ही उड़ गए। भाभी चुप हो गई, लेकिन चाटा मारते ही एक ऐसी आत्मघाती ग्लानि का प्रचंड झटका मुझे अपने भीतर लगा कि मैं वहां खड़ा नहीं रह सका, उल्टे पांव वहां से लौट आया। चाटा मारने के बाद मुझे नहीं पता किसने क्या कहा, वह रोई या नहीं, वहीं पड़ी रही या किसी ने उठाकर भीतर डाल दिया। हाँ इतनी याद है कि चाटा सारी शक्ति से और भरपूर पड़ा था और मेरी 5 उंगलियां झंझना उठी थी। कोठरी की देहली पार करते ही जैसे मेरे भीतर कोई लगातार रटने लगा, यह मैंने क्या किया, यह मैंने क्या किया, मुझे क्या हो गया था। जिंदगी में पहली बार एक स्त्री पर हाथ उठाया था। लग रहा था जैसे मेरा हाथ निस्पंद होकर गला जा रहा हो। भाभी पर हाथ उठाने को लेकर भाई साहब को कितनी कटु आलोचना मैंने समय समय पर की थी। सब जैसे एक एक करके मेरे दिमाग में आने लगी। मैं किसी आवेश में अंधा हो गया था। 7-8 महीने में पहली बार बोला और वह भी गाली से, पहली बार बात की और वह भी तमाचे से। मैं बड़ी देर तक तो समझ ही नहीं पाया यह हो क्या गया आखिर। तब सहसा किसी ने जहर बुझी घृणा से भीतर कहा, नीच, कायर, कमीने, यही है तेरा आशीर्वाद।
आदर्शवाद, यही तेरे महान बनने के सपने। इंटर में पढ़ता है और दुनिया भर के विचार बघाड़ता है, और बिना अधिक सोचे ना जाने कब की संचित रुलाई जैसे फूट के पहाड़ मचलने लगी। मैं बेबस हो गया। वह क्या आंधी थी जिसमें मैं बह गया और फिर केवल फफक फफक कर रो पड़ा। चाहता था रोते रोते गलकर मेरा सारा अस्तित्व आंसुओं में ही बह जाए। ऐसी ग्लानि अपने भीतर महसूस हो रही थी कि अपने दोनों गालों पर जोर से अंधाधुंध तमाचे तमाचे मारूं और उंगलियां उंगलियां ही उंगलियां उछल आएं। तो यह भाग था 7।